ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे रूबरू कराते हुए आपको आगे ले चलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पब्लिकली पहला स्टेटमेंट सामने आया है। देश के लिए गर्व का पल है, देश के लिए ये अभिमान का एक ऐसा अभिमान जो सकारात्मक है। ऑपरेशन की कामयाबी पर सेना को बधाई, कम वक्त में सेना का टारगेट पर सटीक वार। बिल्कुल सर, और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। देश के लिए गर्व का पल मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला रिएक्शन आया था वो कुछ इसी तरह का था कि ऑपरेशन की कामयाबी पर सेना को पीएम मोदी ने बधाई दी और ये कहा कि कम वक्त में ही सेना का टारगेट पर, लक्ष्य पर सटीक वार दिखाई दिया है। देश के लिए गर्व करने वाला पल है। पीएम मोदी का ये पहला रिएक्शन इस ऑपरेशन के बाद आया। महज 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर एक बार फिर से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। ये ताकत भारत रखता है। और जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सेना की हुई तो उसके बाद पीएम मोदी ने पहला रिएक्शन दिया है कि ये देश के लिए गर्व का विषय है। और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, राहुल गांधी की ओर से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी, सभी के रिएक्शन से एक एक करके सामने आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि हमें सेना पर गर्व है। लेकिन इस बार ध्यान आप दीजिए, बिल्कुल सवाल नहीं उठाए। ये भी एक बड़ी खबर इस वक्त की है कि जैसा आपने कहा जाया कि सटीक वार किया है, बहुत एक्यूरेट और एकदम सटीक वार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अचूक और सटीक ये वार किया है भारत ने। और थोड़ी ही देर बाद 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे। ये भी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। सभी सीमावर्ती राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के नजदीक हैं किसी न किसी रूप में। जैसा हम बात कर रहे थे कि आखिर हमारे जो अर्ध सैन्य बल हैं उनको अलर्ट पर रखने की बात और उनकी छुट्टियां कैंसिल क्यों हुई हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद 10 राज्यों के मुख्यमंत्री जो सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने बैठक ली और एक के बाद एक वो आगे बढ़ते चले गए हैं। और यही भूमिका हनुमान कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो साथ है अमित शाह जी का, उसकी तुलना नाना प्रकार से दी जाती है। कोई उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहता है, कोई उन्हें हनुमान कहता है, संकट मोचन कहता है बीजेपी का। वो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे इस बैठक में। और ये हाई लेवल मीटिंग है जो होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद। समय बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे ये बड़ी बैठक होगी, हाई लेवल मीटिंग होगी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जिनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। यानी कि तैयार रहने को कहा जाएगा, अलर्ट रहने को कहा जाएगा, यही बात। और पीएम मोदी का भी जो रिएक्शन आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हैं कि ये तो हमें करना ही था, भारत हमारी तरफ देख रहा था, जनता भारत की सब हमारी तरफ देख रहे थे और ये हमें करना ही था। थोड़ी ही देर में, अब से करीब करीब आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है, 2 बजे ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग, इसलिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इतने कम नोटिस पर मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव का दिल्ली जाना, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। और इसमें उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जिनकी सीमाएं, जैसे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, तो उन राज्यों के, और इसी तरह जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट के कुछ राज्य हैं, और इसी तरह हिमाचल प्रदेश है, और इसी तरह कुछ और जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं जहां सीमाएं लगती हैं, तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह बैठक करेंगे थोड़ी देर बाद। और इसमें सारे बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं हमारे, जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के नज़दीक हैं और किसी न किसी रूप में जुड़ती हैं, तो थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी। जी, निश्चित तौर पर। और एक्स मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन हम लेंगे। लेकिन तोमर जी से ओपनिंग रिमार्क इस पर एक बार फिर से। तोमर जी, ये जो स्थितियां फिलहाल निर्मित हुई हैं भारत में, जंग के हालात, पाकिस्तान कह रहा है कि जंग जैसी स्थिति है इस वक्त, भारत के आम नागरिकों के लिए क्या मैसेज है?
एक तरफ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होना, हाई लेवल चर्चा होना, दूसरी तरफ अलग अलग एयरपोर्ट्स का बंद हो जाना, आम नागरिकों के लिए क्या मैसेज है? आम नागरिक को ये मैसेज है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉर अब एस्केलेट होगा, इसके लिए हमको पूरी तरीके से तैयार रहना है और आप अपनी सूझबूझ से आप अपनी तैयारी करिए और ये जो सिविल डिफेंस है उसमें पार्टिसिपेट करिए। आपको अपने को कैसे बचाना है, सायरन को जब आप सुनते हैं तो आपको कहाँ पे जाना है, ब्लैकआउट कैसे करना है, और अगर कुछ भी चीज़ आप नोटिस करते हैं तो आपको जो है सरकार को बताना है उसके बारे में। तो ये बेसिकली एक तैयारी है जो कि हम सबको करनी चाहिए और ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन के बारे में ये आपको अलर्ट कर रहा है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉर के बारे में ये अलर्ट कर रहा है, ऐसा संजय सिंह तोमर जी हमें कह रहे हैं। जो स्थितियां इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि पल पल में तस्वीर बदल रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार अभी तो ये भी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, वहां उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी इस पूरे अटैक से जुड़ी हुई। भारत की जनता को कितना तैयार रहने की जरूरत आन पड़ी है अब सर? देखिए, जंग आज के माहौल में कोई एक जगह नहीं लड़ी जाती है। जंग जो है केवल सरहद पे नहीं है, जंग आपके शहर के अंदर भी चलती है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके की जंग की बात कर रहे हैं। एक होता है अफवाहों को रोकना, एक अफवाहों को फैलाना। बहुत से लोग होते हैं व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है उसको इधर उधर फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसा जो है फॉरवर्ड नहीं करना है जो हमारे देश हित में नहीं है। दूसरी एक अपील सेना द्वारा, सरकार द्वारा लोगों से की गई थी कि जब भी आप सेना के किसी कॉन्वॉय का मूवमेंट देखेंगे, चाहे रोड पे हो चाहे आपकी ट्रेन्स में हो, आप उसकी तस्वीरें नहीं खींचेंगे, आप उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। आपकी मंशा कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप बना करके डालते हैं तो दुश्मन को इसकी जानकारी हो जाती है कि हमारा मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, हम कहाँ से क्या फॉर्मेशंस मूव कर रहे हैं। ये जानकारी को आपको जो है केवल अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप ये चीज समझने वाली है। फिर अन्य ऐसे कई विषय हैं, जैसे अभी जो प्रैक्टिस ड्रिल्स बताई जा रही हैं कि किस तरीके से ब्लैकआउट करना होता है, वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप हवाई जहाज से कोई अटैक करते हैं, यानी दूसरा देश करता है, तो अगर वहां रोशनी बहुत ज्यादा है तो टारगेट को लोकेट करना आसान हो जाता है। और अगर आप ब्लैकआउट को अच्छे से प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, हिदायतें होंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चीजें, कुछ चीजें मैंने आपको अभी बताई। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब जंग शुरू हो जाती है तो बहुत से लोग होर्डिंग यानी जमाखोरी करने लगते हैं। सब्जियों की हो सकती है, खान पान की हो सकती है, दवाइयों की हो सकती है। तो इस पे नहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि हम किसी भी ऐसी घटना को जो है वो शासन प्रशासन या पुलिस के उसमें लाएं। यदि हमें कुछ भी ऐसा दिख रहा है या कोई संदिग्ध व्यक्ति, क्योंकि बहुत से ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी जिन्हें हम OGW बोलते हैं या स्लीपर सेल के लोग होते हैं, वो ऐसी स्थितियों में यहाँ पे किसी तरीके का विवाद, किसी तरीके की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी शक हो तो नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करना, ये वो चीजें हैं जो एक आम नागरिक कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है इस प्रकार से। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात की है। एक डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आप क्या देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी? हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लिया और पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को टारगेट किया, और जिस तरह का निशाना है एकदम सटीक निशाना है, अचूक निशाना है, कहीं कोई गलती हमने नहीं की और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद क्या? क्योंकि अब पाकिस्तान का रोना शुरू होगा इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने। दूसरी तरफ जो टेरर आउटफिट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेरर आउटफिट, वो भारत को अपने कायराना तरीके से निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे देखते हैं
आगे की रणनीति और स्ट्रैटेजीज को आप। जी देखिए, चलिए, तो राष्ट्रपति जो से मिलने, पहले तो मैं आप- लौटता हूं। आशीष जी, बड़ी खबर बता दें इस वक्त की राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको अप्राइज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां रही हैं, किस तरह की स्थितियां रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसा हम आपसे बार बार कह रहे थे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज़ें बार बार होती हैं और इन चीज़ों को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जया, निश्चित तौर पर, और एक बार फिर से बता दें, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन। वहां जानकारी दी जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी का भी पहला रिएक्शन इस पर आया है। राष्ट्रपति से अब बात करके किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, क्या हुआ, क्या रणनीति बनाई गई। आपको याद होगा, ये ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसके पहले भी तीनों सेना प्रमुखों से राष्ट्रपति ने मुलाकात की थी। उस वक्त भी पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और भारत कुछ बड़ा करने वाला है, ये बात कही गई थी, ये जानकारी दी गई थी, क्योंकि जिस तरह की हलचलें भारत के अंदर मची हुई थी, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये पता नहीं था। और अब देखिए, एक बार फिर से पीएम मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। उन्हें इस अटैक की, इस हमले की, भारत के वार की पूरी जानकारी दी जाएगी। और इन सबके बीच एक वीडियो आपको दिखाते हैं। संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, ये जल्दी से देखिए आप। लीडर्स हैं बीजेपी के और जो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन है, वो भी बहुत प्रसन्न भाव से भारतीय सेना की इस कार्रवाई का खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कोई फिल्मी गानों का तड़का लगा रहा है उसमें। संबित पात्रा जी का ये जो वीडियो है, प्रधानमंत्री जी के जोशीले वक्तव्य के बाद उसमें कुछ जोशीले गीतों का भी एक साथ लेकर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति को अप्राइज करने के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशीष जी से कुछ एक रिएक्शन की बात हम कर रहे थे, तो आशीष जी अपनी बात पूरी कर लें। जी आशीष जी। हाँ, देखिए, मैं यही कह रहा था कि अब ये जो ऑपरेशन प्लान किया गया, इसकी खूबसूरती आप देखिए कि पहले तो इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो वो भी एक भावनात्मक पहलू था और बहुत उचित पहलू था कि इसका नाम ये रखा जाता है। और आप ये देखिए कि जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो सेना आमतौर पे डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो भी होते हैं या उस लेवल के अधिकारी जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन जो था वो रखा गया था नाम ऑपरेशन सिंदूर, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को जो है, और वो भी बहुत जूनियर रैंक पे, मतलब कंपैरेटिवली, उनको ये एक जो है दोनों तरफ से, मतलब एयरफोर्स और आर्मी, महिलाओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करें। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी था और एक बहुत अच्छा फैसला भी था। और जो जिन वार्ताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक जरूरी वो है भाई, किसी भी ऑपरेशन को प्लान करना है तो बहुत सी चीजों को जो है वो सुनिश्चित करना होता है, सबकी जानकारी, सबका जो है फीडबैक लेना होता है और फिर इस फीडबैक को आपको प्रेसिडेंट को भी देना होता है, जो अभी जैसा बताया कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं प्रेसिडेंट के पास उनको बताने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सर्वोच्च हमारे यहाँ जो संवैधानिक पद है और तीनों सेनाओं की जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट होती हैं, तो उनको बताया गया है। अब यहाँ से पूरे देश को ये उम्मीद है, एक आशा है कि आगे आने वाले समय में भारत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अब जो एक जज्बा जिस पूरे देश के अंदर है, जिस तरीके का एक माहौल है और जो परिस्थितियां हैं,
उनको देखते हुए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो हमने ये शुरुआत करी है इसको आगे अंजाम तक ले जाएं। हमें किसी और हमें को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरीके से किसी भी विदेशी ताकत के पाकिस्तान के साथ खड़े होने का। सब लोगों ने पहले ही अपना स्टैंड जो है साफ कर दिया है, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल अकेला खड़ा है। तो ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठाना ही भारत के लिए समझदारी का फैसला होगा। और जो ये पाकिस्तान नाम की जो बीमारी है जिससे कितने सालों से हम जूझ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं एक परमानेंट इलाज जो है हम वो कर पाए। बिल्कुल। और एक और खबर मिल रही है इस वक्त, जो मॉक ड्रिल की बात थी और आशीष जी भी थोड़ी देर पहले वो बात कह रहे थे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से के जो सचिव मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी में मॉक ड्रिल यानी नागरिक सुरक्षा योजनाओं का अभ्यास, इसके लिए डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। तो प्रदेश के इन 5 जिलों में मॉक ड्रिल के दौरान शाम को 7:30 बजे से 7:42 बजे तक यानी करीब 12 मिनटों तक एयर रेड और ब्लैकआउट की कार्रवाई का समय निर्धारित किया गया है। तो ये 5 जिले राजधानी भोपाल सहित भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी, यहाँ के नागरिक इस बात को अच्छे से समझ लें कि 12 मिनट तक वहाँ पर ये कार्रवाई जो होगी मॉक ड्रिल की, इसके लिए एयर रेड और ब्लैकआउट की कार्रवाई चलेगी। तो इसके लिए उन्हें तैयार होना होगा। असुविधा हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये तैयारियों की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। तो 12 मिनटों तक ये जो स्थिति बनेगी, एयर रेड और ब्लैक आउट यानी सायरन बजेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। उस सायरन को लेकर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉक ड्रिल के अभ्यास का हिस्सा है। और इन 5 जिलों में ब्लैकआउट भी एक सर्टेन एरिया में होगा जहां पर ये मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। तो मॉक ड्रिल की तैयारी इन 5 जिलों में की जा रही है और इसका समय निर्धारित किया गया है शाम 7:30 से 7:42 तक। और ये 5 जिले प्रदेश के शेष 50 जिलों में सिविल डिफेंस के जो भी वहाँ पर आपदा प्रबंधन प्लान है उससे अपडेट किया जाएगा। ये 5 जिले एक तरह से रोल मॉडल बनेंगे इसमें। जी निश्चित तौर पर भोपाल कलेक्टर ने क्या कुछ कहा इस मॉक ड्रिल को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। मॉक ड्रिल कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जैसे भेल एरिया में हम जो है वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। डीबी मॉल में जो है हम वहाँ पे फायर की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं। इसके अलावा जो 7:30 बजे जो है ब्लैकआउट होगा, जिसमें सब लोग अपने निवेदन है, सब लोग अपने घरों की, एक सायरन बजेगा जो थोड़ा हाई पिच, लो पिच, तो ये खतरे का संकेत है। तो ये आज 10-15 मिनट के बाद में जब खतरा टल जाएगा तो फिर एक कंटिन्यूअस एक लाउड वॉइस बजेगा, तो जिससे ये पता चलेगा कि खतरा टल गया। तो ये सभी लोगों को जागरूक करने के हिसाब से ये मॉक ड्रिल है। एक्चुअल में जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर टाइमिंग नहीं पता होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने 7:30 बजे इसको करने का जो है सरकार का निर्णय है। और एयर रेड को ऐसे समझिए कि हवाई हमला जो है उसका अलर्ट है एयर रेड। तो इन 5 जिलों में एयर रेड और इसी के साथ ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। जब एयर रेड होगा तो सायरन बजेगा, सायरन बजते ही ये संकेत है मॉक ड्रिल में कि एयर अटैक होने की आशंका है। ऐसा मॉक ड्रिल है यानी अभ्यास है, ये सिर्फ घबराइएगा मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हमें अपने घरों की लाइटें ऑफ कर देनी है। करीब 12 मिनट का ये वक्त रहेगा, 7:30 से आज शाम 7:42 तक। निश्चित तौर पर। तो देखिए, लाइट बंद करने का उद्देश्य केवल ये होता है, जिस तरह से इजराइल से आप सीखिए, इजराइल को अब आदत हो गई है, वहां के नागरिक अब समझने लगे हैं कि कैसे इस अभ्यास का, या जब वहां से दुश्मन के विमान गुजरेंगे तो किस तरह से उन्हें तैयार रहना है। लाइट बंद इसलिए की जाती है ताकि दुश्मन के जो विमान है उनकी रडार पर रिहायशी इलाके ना आए, नागरिक सुरक्षित रहें। इसलिए पूरा सहयोग सरकार को आम नागरिकों की ओर से दिया जाता है। और ये मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास के तौर पर ही देखिएगा, एक अभ्यास ही है। युद्ध जैसे हालात अगर बनते हैं तो कैसे आम नागरिक सुरक्षित रह सकता है, खुद के साथ साथ वो दूसरों की रक्षा कर सकता है। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी,
मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बार आप स्पष्ट करिएगा, क्योंकि इस पहलगाम अटैक के बाद यानी कि अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले ही अचानक से इस मॉक ड्रिल की एक रणनीति तैयार की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेते हैं और फिर पूरे देश में एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि जितने भी संवेदनशील राज्य हैं या जो सीमा से लगे हुए स्टेट हैं वहां पर मॉक ड्रिल होनी है। और फिर मॉक ड्रिल के बीच में आज जब मॉक ड्रिल देश भर में होनी थी, उन सब के बीच अचानक देर रात एक खबर आती है कि भारतीय सेना की ओर से अटैक कर दिया गया है। ये एक रणनीति का हिस्सा था। जी निश्चित रूप से, जब आप कोई भी ऐसा हमला करते हैं तो आप अपने दुश्मन को ये संकेत देते हैं कि हम अभी जो है मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम हमला करेंगे। क्योंकि हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जब हम हमला करेंगे तो हो सकता है दुश्मन देश हम पे भी बदले की भावना से कोई कार्रवाई करने का प्रयास करेगा, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी भी इस भ्रम में था कि 7 तारीख को जो है सायरन जो है वो भारत में बजेगा, लेकिन वो 6 तारीख की रात को ही जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बज गया। तो जब भारत को, ये लोगों को ही नहीं अंदेशा था, तो पाकिस्तान को कैसे अंदेशा हो जाता कि 6 तारीख की रात को ही वहां सर्जिकल स्ट्राइक इस तरीके की हो जाएगी। तो ये इसलिए जरूरी था। दूसरा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब युद्ध का स्तर बढ़ता है आगे आने वाले समय में, तो नागरिकों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, कैसे कौन से विभाग होंगे, वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, आपके हॉस्पिटल्स किस तरीके से किसी रिहायशी इलाके में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से किस तरीके से निपटेंगे, ये सारी चीजों की रिहर्सल बहुत जरूरी है। तो उस मद्देनजर से मुझे लगता है सरकार ने सही फैसला किया है कि उसने ये गाइडलाइंस जारी करी। ये 1971 वॉर के टाइम पर ये हुई थी, उसके बाद से क्योंकि हम एक फुल स्केल वॉर में नहीं गए 1971 के बाद, कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए इस तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी। लेकिन अब क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि हम एक फुल स्केल वॉर में जा सकते हैं, तो हमें जो उससे पहले ध्यान में रखने वाली चीजें हैं उनको रखना चाहिए और सरकार उन्हीं को सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रही। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अनप्रेडिक्टेबल है और अपने वजूद को बचाने के लिए वो नीचे गिरने की किसी भी हद तक जा सकता है। तो भारत सरकार और भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम उन तमाम चीज़ों को इस समय अपने निगाह में, अपने जहन में रखे हुए है कि क्या कुछ हो सकता है। भले ही उसकी आशंका हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी चीज़ें हैं जिनको एंटीसिपेट करने की कोशिश की जा सकती है, वो तमाम चीज़ें एंटीसिपेट की जाएंगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, पहला एक क्विक रिएक्शन आपका। एक बड़ा गौरव का क्षण है ये देश के लिए कि हमने पाकिस्तान की आतंक की मांद में घुसकर वहाँ उस आतंक की जड़ पर प्रहार किया है, जिससे छुटकारा खुद पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम भी चाहती थी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो यहाँ पूरे सब स्टूडियो में और आपके दर्शकों को एक सुखद अनुभूति, बस उसका एहसास मैं ज़रूर कराना चाहूँगा कि कल एक कार्यक्रम में माननीय श्री प्रकाश जी ने भी इस बात को कहा था कि जो सभी देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं, जो उनकी सोच है, वो उनको होते हुए जल्दी दिखाई देगा, उनको संतोष मिलेगा। और जब से पाकिस्तान से जो आए टेररिस्ट थे, जो उन लोगों ने हमारे जो 28 लोगों की निर्मम हत्या की, उसके बाद से देश हिला हुआ था कि आखिर ये क्या है। और स्वाभाविक है कि जो लीडरशिप है वो यदि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के हाथ में हों तो जन अपेक्षाएं मजबूत और बढ़ी हुई थी। और हमारी फोर्सेस तैयार हैं, ये आप लोग सब विशेषज्ञों से देख ही चुके हैं। उसके पश्चात हमको ये आज का एक गौरवपूर्ण, एक सुखद अनुभूति देने वाला अवसर मिला। हम हालांकि देखिए, भारत की बदला अदला लेने में इस समय कोई दिलचस्पी नहीं होती है। हम हिंसक देश भी नहीं हैं, हम केवल अपनी सीमाओं को और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए
कई बार रिटेलिएशन ज़रूरी होता है। और आपने इसलिए देखा होगा शरद जी कि जब हमारी कार्रवाई हुई तो पहले की ही तरह किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की सिविल कैजुअल्टीज़ को ना हो इसका ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ जो अधिकृत सैन्य अधिष्ठान होते हैं, संस्थान होते हैं, हमने अपने जो विरोधी देश है उनको भी नहीं छुआ। नहीं तो आप सोचिए जब 100 किलोमीटर अंदर जाकर वार कर सकते हैं तो कहाँ नहीं जा सकते शरण जी, आप बताओ। तो हमने उन नियमों का भी पालन किया। तो कह सकते हैं सभी मर्यादाओं को सीमित, उसके बाद इन्फॉर्म किया, पाकिस्तानी अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया गया कि साहब हमने ऐसा किया है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के भी महत्वपूर्ण लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि हमने ऐसा किया है। करने के पहले सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया और बताया कि साहब हमारी ऐसी स्थिति है। ट्रंप का भी बयान, बाकी देशों के भी सबके बयान आ रहे हैं। तो हमने किसी को भी अनुत्तरित नहीं छोड़ा शरद जी। जी, एक लॉजिकल ग्राउंड पे एक बिल्कुल। लॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक मैं समझता हूँ कि इन जगहों पर हुई है। बिल्कुल। और पहला राउंड हमारा, फिर ध्यान जी। रहे सर, पहला राउंड पूरा होता है जी। अब हम देखते हैं कि आगे क्या पाकिस्तान होता है। का क्या जी। रास्ता वो और अख्तियार देखिए जो करता बात है। आप कह रहे थे डॉक्टर वाजपेयी कि हमने बहुत एक मानवीय पक्ष को इग्नोर नहीं किया कि पाकिस्तान में आम व्यक्ति को, वहाँ की आवाम को कोई जानो माल और का सेना नुकसान को ना भी। हो। जी हाँ, तो उसका मैंने आम लोगों में जो रिएक्शन देखा कि किसी ने भारत के खिलाफ टिप्पणी नहीं की, ये संयोग हो सकता है, लेकिन मैंने ये देखा कि उसका मानवीय पक्ष पाकिस्तान की आवाम के जहन में भी है कि पाकिस्तान के उन्हीं टेरर कैंप्स पर हमला बोला गया है, ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ख़ासतौर से पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की नीयत पर हमला है, उसके इंटेंशंस पर हमला है, जिसकी आलोचना भारत ही नहीं पूरी दुनिया करती है, क्योंकि आप आतंक को पनाह देते हो। छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियंस जो हैं, पूरा देश, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ है, तो कौन सा ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां से प्रसन्नता इस समय फूले नहीं समा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के हमारे राजनेताओं का रिएक्शन क्या है, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत से अपेक्षा भी थी दुनिया की कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई करे। तो निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या कैसे हुआ है ये तो जब सेना की अधिकृत प्रेस आएगी तभी होगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई भारत निश्चित रूप से करेगा। आज का जो एयर स्ट्राइक है और जिस तरीके से मिसाइल्स के थ्रू भी हमले किए गए हैं, देश की पूरी व्यवस्था ने पूरी चिंता करके पूरी योजना बनाई। योजना बनाने के बाद आतंकी ठिकानों को एक या दो नहीं, मैं सोचता हूं कि पूरे ही आतंकी ठिकानों को एक साथ टारगेट करने की योजना है। एक खंड तो पूरा हुआ है और सेना ने हमारे पराक्रम करके दिखा दिया और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को करारा जवाब 9 जगहों पर भयंकर अटैक करके भारत ने दिया है। और इसके लिए मैं पूरे देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है, सर ऊंचा हुआ है, सीना हमारा सबका फूला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज सेना के जवान, तीनों सेना मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में पनप रहे, पल रहे आतंकियों के सिर को कुचलने का काम किया गया है। 9 ठिकानों पर बम बरसाया गया है और ये निर्णय हो गया था कि इसका बदला लेंगे निश्चित रूप से। बार बार ये घटनाएं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को घुसाने का काम भारत में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, और इस तरह की घटनाओं बंद होनी चाहिए और उसका करारा जवाब देना चाहिए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो ये रिएक्शन आपने देखा, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के लीडर्स जो हैं उनका क्या कहना है, और सब ने भारतीय सेना और भारत सरकार के इस कदम की खुलकर सराहना की। फिलहाल जया, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार भारतीय सेना, जय हिंद की सेना की इस गौरव गाथा पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी गए और अभी लौटे।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई नई टेक्निक है तो आप गलत सोच रहे हैं। इस टेक्निक को साल 1930 में इजाद किया गया था, जिसका इस्तेमाल मरीन स्ट्रक्चर्स को ठीक करने में होता है। हालांकि इस दौरान करंट लगने और ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है। जाहिर है कि ये काम मुश्किल है, तभी तो इसे करने के लिए तगड़ी सैलरी भी दी जाती है। नमस्कार, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। सबसे अटल और सबसे प्रबल भारतीय सेना और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर रचा है और जिसका नतीजा पूरे भारत ने देखा। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूज हेड शरद जी, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी। आपका दोबारा स्वागत है सर ब्रेक के बाद। तो चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 9 राज्यों के सीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। ये वो तमाम बॉर्डर स्टेट्स हैं जो दूसरे देशों की बॉर्डर से, यानी खास तौर पर पाकिस्तान की बॉर्डर से सटे हुए हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा जैसे तमाम, माफ करिएगा पंजाब जैसे तमाम वो राज्य हैं जिसके मुख्यमंत्री पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। चर्चा की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्या कुछ कदम इन राज्यों की ओर से सुरक्षा के लिहाज से उठाए जाने। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है जिसमें डीजीपी संबंधित 9 राज्यों के और चीफ सेक्रेटरी, वो भी, ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये उसी मीटिंग के आरंभ के समय की तस्वीरें हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्थितियों को रिव्यू कर रहे हैं और इसमें डीजीपी और कंसर्निंग जो 9 स्टेट हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। जी, तो ये तस्वीरें सीधे गृह मंत्रालय से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे राज्यों के तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं, क्योंकि सीज फायर लगातार 12वें दिन भी तोड़ा है पाकिस्तान ने और फायरिंग की जा रही है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह का एक्शन 15 दिन बाद भारत ने लिया है और पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से तुरंत सीज फायर तोड़कर फायरिंग शुरू की, उसके बाद अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनसे मुलाकात की है उन्होंने और अप्राइज किया है, स्थितियों की समीक्षा करके उन्होंने बताया है। तो कुछ देर पहले की हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो स्टिल्स जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और वहां उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने अपडेट कराया, राष्ट्रपति को अवगत कराया कि अभी तक किस तरह से ये फैसले। अभी आपने डॉक्टर हितेश वाजपेयी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, जाहिर तौर पर आप चीज़ों को गंभीरता से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा पहला चरण, यानी ये आगे की रणनीति का हिस्सा है कि भारत इस बार फेजेज में आगे बढ़ेगा, यानी कांटे की जो जड़ है, इस बार हम कांटों से भरा वृक्ष ही नहीं उखाड़ेंगे बल्कि जड़ मूल विनाश करेंगे। जी, ये संकेत है आपका? आपने क्या, ये संकेत नहीं है शरद जी, इससे आगे बढ़कर ये संकल्प है हमारा। जी, और ये प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं। जी, और प्रधानमंत्री जी के संकल्प आमतौर पे सिद्ध होते हैं, हमने देखे हैं। तो हम नहीं, हमसे ज़्यादा चिंता उस धरती के लोगों को होना चाहिए जहाँ पर कि ये ऑक्यूपाइड लोकेशंस हैं। देखिए, आज भी जो किया है शरद जी, आप जो बात कर रहे थे, इसमें कौन लोग मारे गए, वो जगह कौन सी थी, सब देश दुनिया के सामने आ गई है। भाई, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स थे और घोषित हेडक्वार्टर्स थे, जिनको आप याद करिए कि हमने पिछली सर्जिकल स्ट्राइक में भी नहीं छुआ था, लेकिन वो यथावत चलते रहे, जैसे मोहम्मद के और इन लोगों के, मसूद अजहर वगैरह के। और आज ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ से पूरे ग्रुप्स के ग्रुप्स एलिमिनेशन हो गए। और शरद जी, ये आप सोचिए एक बात और कि ये जब हुआ होगा तो जिस दिन ये वारदात हुई थी उससे लेकर अभी तक वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लोग उनने छोड़े थोड़े ना होंगे, उनने भी ऑक्यूपेंसी अपनी कम कर दी होगी वहाँ की, उनको पता होगा कि हम वहाँ आ सकते हैं, तो इसीलिए अभी तो बहुत सारे लोग बच गए हैं।
और चूँकि ये एरिया हमारी एजेंसीज द्वारा आइडेंटिफाइड है, तो ये तो पहला चरण है, पहले चरण में किया। और महत्वपूर्ण एक बात और है, देखिए ये शुभ काम जिनके हाथों हुआ, महिला शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पहली बार और बहुत उल्लेखनीय है। ऑपरेशन सिंदूर यदि इसका नाम रखा गया तो इस सिंदूर के कई आयाम हैं शरद जी। सिंदूर का आयाम शक्ति भी है, सिंदूर का आयाम समर्थन भी है, सिंदूर का आयाम महिला शक्ति जो वायुसेना की उसके द्वारा किया गया नेतृत्व भी है, जिसको आपने देश ने सामने रखा, उन्होंने आज ब्रीफिंग भी करी है। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अगेन मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ शरद जी, कि ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है ये, लेकिन एक गौरवशाली देश अपनी रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उठाया गया एक जायज़ कदम है। और ये जायज़ कदम हमारी सेनाएं ज़रूर उठा रही हैं, पर ये मिलिट्री टू मिलिट्री या मिलिट्री टू सिविल एक्सरसाइज नहीं है शरद जी, ये मिलिट्री टू मिलिटेंट एक्सरसाइज है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहे हैं कि हमने बाड़े के टट्टुओं को भेज के हम उनके यहाँ कोई गदर मचा रहे हैं। हम बाकायदा घोषित रूप से अपनी सेनाओं के द्वारा मिलिटेंट को एलिमिनेट कर रहे हैं शरद जी। और जब तक ये मिलिटेंट आउटफिट मुझे लगता है कि जितने भी हैं, और बहुत हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि इनकी संख्या बहुत है। और जब तक हम इन सबको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इनका स्वभाव नहीं बदलने वाला शरद जी, ये तो हमने बहुत देख लिया है और 70 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब का जो संकल्प है, हमारे इन 28 लोगों की शहादत के आधार पर जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और उनके साथ सभी सेनाओं ने लिया, विशेषज्ञों ने लिया है, मुझे नहीं लगता कि हम उसको अधूरा छोड़ेंगे। इसीलिए बहुत विजिलेंस की ज़रूरत है, वॉर मॉन्गरिंग की और अति उत्साह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक नागरिक के रूप में हम अपने सेनाओं के गौरव और कूटनीतिक कौशल के साथ केवल खड़े रहें। जैसे आज बताया गया है, 7 बजे बाद जो मॉक ड्रिल की सब लोगों को सूचनाएं मिली है 5 जगहों पर, 5 नगरों में पहले राउंड में, उनको उस हिसाब से प्रशासन के साथ और गाइडलाइन के तहत अपना आकलन करना चाहिए शरद जी, कि हम उस मान लो कोई घटना होती है, वो रिटेलिएट करते हैं, तो उस समय हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। और जैसा आपके एक्सपर्ट भी बता रहे थे, ये बात सच है कि आप सोचिए शरद जी कि 71 के बाद आज, मतलब 50 सालों के बाद आज अब हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो हमने 50 सालों तक कुछ नहीं किया, कभी इस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करी है। और यही कारण है कि ये गंभीर है, सुनियोजित है और दृढ़ संकल्पित है शरद जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें हम कोई समझौता करने नहीं वाले हैं, इसलिए प्रथम चरण है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है, साथ ही शुभकामनाएं भी कि जो कदम हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर उठाया है बेहद ही प्रशंसनीय सराहनीय कदम है। इस पर एक ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना ने जो काम किया है, इसे माँ भारती का सिर फिर ऊंचा हुआ है। और ये संदेश भारतीय सेना ने दिया है कि हम लड़ने से डरते नहीं हैं, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। और लेकिन अगर कोई हम पर बेवजह अटैक करेगा, बेवजह परेशान करेगा, तो चाहे वो कोई भी हो, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना दे सकती है, हमारे तीनों सेना दे सकते हैं। और सेना के साथ पूरे देश के 140 करोड़ जनता ने मिलकर एकजुटता का जो संदेश दिया है, ये उन आतंकियों के मुंह पर तमाचा है और पाकिस्तान के ऊपर तमाचा है और बहुत ही गर्वान्वित करने वाला पल है। और जिस प्रकार से पहलगाम में अटैक आतंकियों ने किया, जो कायरतापूर्ण अटैक था, उसके बाद जो देश के जनता का आक्रोश सामने आया, सभी वर्गों का आक्रोश सामने आया, सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक जिम्मेदारियों को साइड करके जो देश के प्रति दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और जो सेना ने जो काम किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत शुभकामनाएं। और यही सेना है जी, जिसके बलबूते पर हम सुरक्षित हैं। माँ भारती का ऐश्वर्य सदैव ऊंचा रहा है और तिरंगा सदैव लहराता रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से।
निश्चित तौर पर धनंजय जी, फिलहाल हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी उन्होंने साझा की और दोनों के चेहरों की मुस्कान आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और ये बयां करती है भारतीय तीनों सेनाओं की सफलता को, चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो या थल सेना हो। उनकी सफलता साफ तौर पर मुस्कान के जरिए नजर आ रही है इन तस्वीरों में। हितेश जी, आपसे एक कमेंट चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि हमने जब से देखा है कि 2014 के बाद से जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो फ़र्क पड़ा है, ख़ासतौर पर बेहतर हुए हैं उन तमाम देशों के साथ जिससे पहले भारत के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे देश हैं जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान के शुभचिंतक माने जाते हैं, लेकिन अभी वो डिप्लोमेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका रोल आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के फेवर में? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो लोग इस प्रकार का आचरण रख भी रहे हैं वो अपने कुछ स्वार्थों की वजह से रख रहे हैं, चाहे वो चीन हो या और भी लोग हों, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके उलट जाकर यदि आप देखेंगे कि भारत की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड नेशंस से लगा के हमने जो और भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेके, आपने देखा होगा अभी सभी राजनयिकों की बैठक ली गई और उस बैठक में उनको ब्रीफ किया गया और विभिन्न चरणों में सभी को ब्रीफ किया गया। सर्वदलीय बैठक हुई, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक हर प्रकार के लोगों को ब्रीफ किया गया। तो देखिए, इस बार बहुत सोच समझ के हो रहा है। और जो हम पिछली बार बात कर रहे थे ना कि 71 में इस प्रकार की हमने तैयारी की थी, सिविल डिफेंस और सभी चीज़ों की, और उसके बाद 50 साल बाद आज मौका। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, मिलिटेंसी के खिलाफ, पर्टिकुलरली मिलिटेंट आउटफिट्स के अगेंस्ट सेनाओं का आक्रमण, ये भारत में मैं समझता हूँ इतने बड़े स्तर पर पहली बार हो रहा है। हमने हमेशा वॉर लड़ी है, 71 की वॉर ले लो, 65 की ले लो, तो ये एक प्रकार से वॉर्स थी, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन ये पहली बार मिलिट्री टू मिलिटेंट कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्रंटेशन है। ये बहुत बताने की चीज़ है। और जब तक हम इसका प्रिसीजन रखेंगे इस सर्जिकल स्ट्राइक का, देखिए सर्जरी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपको और शरद जी को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, दो शब्द कहलाते हैं, डिसीजन फॉर प्रिसीजन। तो डिसीजन और प्रिसीजन का डिसीजन, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिसीजन हमने लिया कि हाँ, हमको सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है इस प्रकार की, और क्यों करनी है, कहाँ करनी, कैसे करनी, उसके बाद उसका प्रिसीजन, एग्जीक्यूशन, वो जितना प्रिसाइज होगा, जितना कोलैटरल डैमेज कम होगा, तो वहाँ पर आपका जवाब भी छिपा है। हमने दुनिया को कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारी कोई रुचि किसी दूसरे राष्ट्र को डिस्टर्ब करने में नहीं है, लेकिन यदि हमारे देश की जान माल की सुरक्षा करते हुए हमको यदि ऐसी प्रिसाइसिव स्ट्राइक्स करनी पड़ती है तो वो भी हम करेंगे। तो हमारे पास धैर्य भी है और हमारे पास अब ये समय शौर्य का है, शौर्य भी है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब आप लॉजिकल होते हैं, जब आप प्रिसाइसिव होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, तो आप लोगों को उसके कारण भी समझा पाते हैं और समझदार लोग समझते हैं। और जो उस समय नहीं समझते हैं, उनके उद्देश्य कुछ और हुआ करते हैं, तो लेट देम सफ़र, बट वी आर नॉट गोइंग टू सफ़र। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भारत ने दुनिया के सामने भी एक मिसाल रखने की कोशिश की है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना है तो आपको दोनों ऑप्शंस अपनाने होंगे। उनके विरुद्ध आपको, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने, कि आपको मिलिट्री ऑपरेशंस भी आजमाने पड़ेंगे और बहुत नियंत्रित तरीके से, क्योंकि बड़ा जोखिम है उसमें। वो आबादी और रहाइश बस्तियों के बीच में अपने टेरर कैंप्स चलाते हैं जानबूझकर कई जगह, जिससे कि उन पर कभी कोई अटैक हो तो उनको ये कहने का मौका, या उस मुल्क को ये कहने का मौका मिले कि हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, जैसा पाकिस्तान पाखंड कर रहा है। और दूसरा, भारत एक तरह से मुझे लगता है कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये दुनिया में ख़ास तौर से आप देखेंगे तो ये शायद अपनी तरह का पहला मौका है। इसके पहले अमेरिका के उदाहरण मिलते हैं, इजराइल के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत ने एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसने पूरी दुनिया को ये बताया है, और जिस तरह से हमने ये भी कहा, पूरी दुनिया को बताया है कि हम एक डोजियर भी हम पेश करेंगे ही जाहिर तौर पर, कि 9 जो टेरर कैंप्स हैं उनके हमारे पास बहुत सॉलिड सबूत हैं हमारे पास। और कासिम जैसे जो आतंकवादी जिन्हें मरा हुआ घोषित करके पाकिस्तान पालता रहा है, वो जिंदा हैं वहाँ। तो ये पाकिस्तान की
जो अंदर की एक किरदार है, शख्सियत है, तो ये दरअसल दुनिया के सामने भी एक मिसाल बनेगा। ये इजराइल भी ठहर के सोचेगा कि इस तरह से भी तो जाया जा सकता है कि एक तरफ आप इंटरनेशनल एजेंसीज और दुनिया के ताकतवर मुल्कों के सामने अपनी स्टैंडिंग रखें और उसके बाद आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये आज दुनिया के तमाम बड़े, यूरोप के बड़े बड़े मुल्क, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इनकी भी लड़ाई है। धनंजय जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए द्विवेदी जी, आज़ादी के भारत लगातार भारत की जो सैन्य शक्तियां बढ़ते रही है, और जब हमारा सैन्य शक्तियां कम थी, चाहे 65 की लड़ाई हो, उसके बाद हमने 71 की भी लड़ाई लड़ने का काम किया है, कारगिल भी हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है, और हमेशा हमने एक देश के जो शिखर को बढ़ाने का काम किया है। और आज भी जिस प्रकार से हमारे सेना ने कार्यवाही किया है, ये निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाला है। और इस देश की धरती के बाहर जितने भी देश हैं जो आतंकियों के साथ हैं, जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ हथियार बेचना है, जो शांति के लिए आगे नहीं आना चाहते, जिनका उद्देश्य हथियार बेचकर आतंक फैलाना है, उन सबके लिए चेतावनी है कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है, और भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो निश्चित तौर पर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं, न हमारा देश कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती लड़ाई की चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे पर अटैक करे, हमारे और आंख दिखा के देखे तो हम चुप रहेंगे, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो देश हथियार बनाते हैं और बेवजह अवैध हथियार बेचकर जो अपने देश के राजस्व को बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भारत के अगर कोई देखेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, उसको भी जवाब दिया जाएगा। हम इस लड़ाई में किसी के आगे झुकने वाले नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे जो भी हो। हमारे जो सैन्य शक्ति है, हमारे पास जो संसाधन है, उससे हम निश्चित मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये शांति की दिशा में अगर कोई आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर शांति की ओर भी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी जो है, माफ कीजिएगा, भारत जो है 4 कदम आगे चढ़ेगा। अगर कोई शांति की बात करेगा तो ये देश की जो नीतियाँ हैं वो शांति के साथ चलने की भी है, कोई अशांति फैलाए तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की भी है। बिल्कुल, और देश की गौरवशाली परंपरा ये भी कहती है कि यहाँ समूचे राजनीतिक दलों ने जब भी देश पर ऐसे क्षण आए हैं तो उन्होंने एकजुट होकर एक स्वर में ये बात कही है कि भारत और भारत का तिरंगा ये फहराता रहेगा गरिमा से, शान से, प्राइड के साथ, और हम इस कार्रवाई में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आगे की स्ट्रैटेजी, जिस तरह से पाकिस्तान की रुदाली शुरू हो गई है और जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान से आया है, वो दोनों तरह का रिएक्शन है। एक हिपोक्रेट की तरफ से इस तरह का रिएक्शन सामने आता है कि अभी वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, मतलब उनके रक्षा मंत्री कहते हैं, विदेश मंत्री कहते हैं कि साहब आप रोक दो एक्शन, हम भी रोक देंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, आप ये काम बंद कर दो। या तो ऐसा लगता है कि स्टंड है, वो बिल्कुल हतप्रभ है, अचंभित है, समझ ही नहीं आ रहा किम कर्तव्य विमूढ़ है, किधर जाएं, या फिर वो समय लेने की कोशिश कर रहा है और फिर कायराना हमले करने की किसी रणनीति को बनाने में जुट गया है। देखिए शरद जी, मैं इसको थोड़ा सा हास परिहास में व्यक्त करना चाहूँगा उनकी मनस्थिति को, कि जैसे कह रहे हैं ना, ये तो अभी सिंदूर है, अभी मेहंदी और हल्दी बाकी है तो अभी और भी चरण है, पूरा 16 श्रृंगार होगा सर। क्योंकि उनसे गलती तो हो गई है और लगातार हो रही हैं, और इसीलिए उनकी स्थिति वैसी है कि उनसे ना कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है, क्योंकि वो काम ऐसा कर बैठे हैं कि ना उसको वो डिफेंड कर सकते हैं ना उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, भारत की सूझबूझ, समझदारी और सैन्य कूटनीतिक कौशल इतना मजबूत है शरद जी, कि जो मैंने कहा आपसे कि जो प्रिसीजन के साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, वो हमारे बहुत वाइजर डिसीजंस को सामने रखती हैं। उसका क्या करोगे आप? भाई, या तो आप कहो कि वो आपके हैं, नहीं है, कौन गए कौन नहीं, अभी तो इनको पूरी रात लग जाएगी ये तय करने में कि हम क्या करें, क्योंकि देखिए मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। फिर आप समझिए साहब, हम पाकिस्तान की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे रहे, हम चाहे तो हमारी सीमाएं लाहौर तक ले जा सकते हैं, उसके हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी सीमाओं को नहीं बढ़ा रहे। और अभी तो सोचिए, हमने पीओके की बात ही नहीं करी है, जबकि वो भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारा देश है वो। तो अभी हम उस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं।
तो उनके लिए तो ये समझ के बाहर है। और उनकी देखिए मिलिटेंसी जो उनकी है, उनका मॉडल में तो उनकी तो सेनाएं कपड़े बदल के कर रही है ना यही काम। भाई उनके यहाँ कोई मिलिटेंट कोई सिविल लोग थोड़ी ना है, उनके यहाँ तो सेनाएं यही काम कर रहे हैं, धंधा बना रखा है उन्होंने इस बात को। तो उनसे इसीलिए अब वो क्या करें, उसको ओन करें, डिसोन करें, स्वीकार करें, रिटेलिएट करें कि नहीं करें। क्योंकि देखिए साहब हमने एक्शन लिया है शरद जी, तो आज फिर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी महिला अधिकारियों ने ब्रीफिंग दी है बहुत तैयारी के साथ किया है, बहुत तैयारी के साथ किया है। तो आगे की भी हमारी तैयारी है। आज जब हम शरद जी आपसे बात कर रहे हैं तब हम पहली बार हमारा सिविल डिफेंस सिस्टम मॉक ड्रिल में जा रहा है, और 71 के बाद पहली बार आप इसको क्या आसान समझ रहे हैं? हम लोग बहुत तैयारी से हैं, नागरिक तैयारी से हैं, सेनाएं तो हैं ही हैं। तो मुझे लगता है कि जब पूरा देश इस प्रकार से मिलिटेंसी के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ नहीं, हमने सैन्य संस्थानों, संसाधनों, अधिष्ठानों को नहीं छेड़ा है शरद जी। एक भी मिसाइल उन पर क्या आपको लगता है हम नहीं गिरा सकते? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब 100 किलोमीटर अंदर हमारे राफेल जाके उधम मचा सकते हैं तो आप समझिए कि हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमने कुछ करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि हमें मालूम है कि मर्यादित तरीके से हम मिलिटेंसी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एंड वी आर ब्रूटल अगेंस्ट मिलिटेंट्स। ये मुझे परिलक्षित आज की स्ट्राइक से हो रहा है। ब्रूटल मतलब आप मान कर चलिए मिलिटेंसी की रूहें कांप जाएंगी, इस हद तक सेनाएं जाएंगी जो मैं देख पा रहा हूँ। मुझे स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो शरद जी आपने देखा है, आप बिल्कुल इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने, कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो जो आपने कहा था शरद जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो जगह थी 9 जो आइसोलेटेड थी शरद जी। आप 9 जगहों को देखिए। ये तो इतने बदमाश है कि इन्होंने स्कूल्स में और मदरसों में और वहाँ के हॉस्पिटल्स में अपने हेडक्वार्टर बना रखे हैं, केवल प्रोटेक्शन के लिए। महिलाओं बच्चों को आगे रखते हैं, ये मरीजों को आगे रखते हैं, क्योंकि उन पर हमले नहीं हो सकते और किया भी नहीं गया है, ये ध्यान रखिए शरद जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारी एजेंसीज की नज़र में नहीं है वो स्थान जहाँ छुपे बैठे हैं। तो वो हो सकता है अगले चरण में उसको किस प्रकार करना, ये भी बड़ा रोचक विषय रहेगा। ये तो ब्लैंकेट स्ट्राइक उन जगहों पर थी जो आइसोलेटेड इंस्टॉलेशंस थे इनके कैंप्स के, जो बस्तियों से दूर थे या अलग थे, आइडेंटिफाइड थे। लेकिन जो ये बस्तियों की आड़ में बैठे हैं, वो जगह भी अभी हमसे अछूती नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन बिलों से भी निकाल के इन लोगों को मारा जाएगा। निश्चित तौर पर एक ताकत दिखाने की कोशिश की है और एक साफ मैसेज दिया है कि अगर हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो हम कल को जंग भी लड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की जिस तरह की हालत हो रखी है वो सभी के सामने है, उसकी जनता भी सरकार से परेशान है, सेना के खिलाफ रुख कर रही है। इसी बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। राफेल का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेता का बयान सामने आया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अजय राय ने सेना को बधाई देते हुए कहा कि सेना हमेशा बहादुरी के लिए जानी जाती है, दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, सेना ने मजबूती से काम किया। तो देखिए थोड़े दिनों पहले ही हमने वो बयान भी आपको सुनाया था जिस राफेल की मदद से आज मिसाइलें दागी गई हैं, उसी राफेल का मजाक उड़ाया था, नींबू मिर्ची लटकाकर उसका मजाक उड़ाया गया था, जिस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सामने आया तो उसे लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसके पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसके पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। धनंजय जी, दोनों बयान आपने सुने, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जिसमें राफेल का मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आपको अगर राफेल के नींबू मिर्ची वाले बयान पे परहेज है तो राजनाथ सिंह जी तो ही गए थे, राफेल लाए तो उसमें नींबू मिर्ची बांधे थे। खैर ये अलग विषय है। आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आज शौर्यता का दिन है, आज सेना को बधाई देने का दिन है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बेहतर होगा जो आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है उसके साथ एकता बनाई रखी जानी चाहिए, एकता दिखनी चाहिए। किसी भी ऐसे बयान जिसका कोई मतलब नहीं है उस पर चर्चा करके मुझे नहीं लगता कि आज के इस जो खुशियों भरा दिन है, जो गौरवान्वित करने वाला पल है, उसको कहीं हम कम न कर दें।
बिल्कुल, ये आपकी एक संजीदगी से भरी रिएक्शन है जी। बोल लीजिए डॉक्टर मैं वाजपेयी। इसमें, और धनंजय जी ने बहुत उसको अच्छे से कहा है, पर धनंजय जी मेरा अनुरोध ये है कि अजय राय जी से भी आप अनुरोध कीजिएगा कि मुझे लगता है, देखिए राफेल जो होता है वो धनंजय जी और रितेश वाजपेयी नहीं उड़ाते हैं। वो जो शक्ति है वो सेना की शक्ति है। राफेल इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मिलिट्री, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा, राफेल कौन उड़ाते हैं? शिवांगी जैसी बहादुर बेटियां उड़ा रही हैं, सोफिया जैसी बेटियां उसको ब्रीफ कर रही हैं। तो हमको इसको समझना चाहिए। और देखिए, हमारे यहाँ आप भी जानते हैं धनंजय जी कि नींबू मिर्ची हम लोग नज़र ना लग जाए उसके लिए लगाते हैं। तो कोई इतनी बहुत ऐसी बात नहीं है कि उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि खाली नींबू मिर्ची लगा के प्रस्तुत कर दिया है। फिर अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, पर हाँ, ऐसा ये वक्त है। बहुत सही बात कहा आपने व्यास जी, बहुत सही बात। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बोलिए। बहुत सही बात किया। मैं तो अजय राय जी को बोल दूंगा, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको राजनाथ सिंह जी को कोई सजेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो देखिए साहब, राजनाथ जी ने तो राजनाथ देश का मामला है, क्योंकि आप तो जिस पार्टी से हैं उसका तो काम ही प्रोपेगेंडा करना है। धनंजय जी सुन तो लीजिए, राजनाथ जी ने, अरे सुन तो लीजिए महाराज, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। जब राजनाथ जी का नाम लिया है आपने, कोई राफेल का, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, राजनाथ जी ने कोई उपहास उड़ाने के लिए नहीं किया था। अजय राय सिंह जी को मैं समझा दूंगा, आप इस चैनल बोल दीजिए। चलिए, मुझे लगता है आज ये मौका नहीं है, आज ये मौका नहीं है। धनंजय जी, आपने भी कहा और बहुत संजीदगी से कहा, आज ये मौका नहीं है। और हम भी इस भावना से जुड़ते हैं कि आज ये वक्त नहीं है इन बातों का। बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के साथ सामने आते हैं, लेकिन आज ये मौका नहीं है कि इन विषयों पर हम बात करें। और कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने, तमाम नेताओं ने इस भारतीय सेना के गौरवगान की तरफ खुलकर न सिर्फ संकेत किया है बल्कि उसे अप्रिशिएट किया है। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ऐसे ही नहीं है। हमारे यहाँ सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन कितनी सहजता से होता है। कोई दल भले ही वो बरसों सत्ता में रहे, 10 साल यूपीए की सरकार रही, हटी तो सड़कों पर पत्थर लेकर लोग नहीं निकल आए। और इसके पहले भी ये स्थितियां रही हैं, लोग अपनी सरकारें चुनते हैं और जो जनादेश आता है सरकारें, राजनीतिक दल उसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जी मैं इसमें लेकिन एक और थोड़ा सा हम्बल सबमिशन करूंगा। देखिए, ये बात करके हम स्नब भी ना करें। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। 71 की लड़ाई के दौरान, जब ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान इंदिरा जी और अटल जी की बातचीत हुई थी, तो अटल जी ने पूरा समर्थन किया था उनका और उनको कहा था कि नहीं, आप आगे बढ़िए और आप वीर की तरह आगे बढ़ रही हैं, आप झंडा लहराएंगी। और अटल जी तो संघ कार्यालय गए साहब, नागपुर, वहां गोलवलकर जी से मिले और समर्थन की बात की उन्होंने। और उसके बाद पलटकर इंदिरा जी ने क्या कहा, वो और महत्वपूर्ण है, वो भी जरूर सोचना चाहिए आज के कांग्रेसियों को। इंदिरा जी ने पलटकर कहा, शरद जी, शायद वो एक फिल्म आई है उसमें भी उसका उल्लेख है, कि मैं अटल जी की तरफ देखकर कहा कि मैं भविष्य का प्रधानमंत्री आज देख रही हूँ आप में। तो ये कलेजा होता है हमारे लीडर्स का, कि अक्रॉस द पार्टी लाइन दे अप्रिशिएट ईच अदर। एंड जब देश का विषय हो, देश के प्रधानमंत्रियों का विषय हो, तो उनने भावी प्रधानमंत्री तक को एक प्रकार से अप्रिशिएट किया कि मैं आप में एक देश का भावी प्रधानमंत्री, ये उस समय कहा था उन्होंने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कद होता है शरद जी। पद तो क्या है साहब, आते जाते हैं। गुण है ना, पर वो गुण भाजपा नेताओं को कहाँ मिलता है? ये तो कांग्रेस नेताओं का गुण है, वो गुण भाजपा नेताओं को धनंजय जी, आज के कांग्रेसी नेता नहीं मानेंगे तो मैं वो स्वभाव आपका भी देख ही रहा हूँ कि आप स्वीकार नहीं करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है फिर हम विषय से अलग हट रहे हैं, विषय से अलग हट रहे हैं। इतना दम क्या देखिए आपके नेताओं में है क्या? देखिए, मैं एक चीज आप दोनों को मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा। धनंजय जी, कई बार क्या होता है कि मैं माफ कीजिएगा, राजनेता भी कुछ लोकप्रियतावाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। इसमें किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी ये चीजें हो जाती हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हो जाती हैं। लेकिन इन मुद्दों पर कि आप सोचते हैं कि इससे आप मीडिया की सुर्खियां क्यों बन जाएंगे, क्योंकि संसद की कार्रवाई और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जो लीडिंग पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि वहाँ शोर सिर्फ इसलिए होता है कि मीडिया की सुर्खियां बनता है, जबकि वहाँ प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव
एडजॉर्नमेंट मोशन, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो कभी मीडिया का हिस्सा नहीं होती, तो मीडिया में वो स्थान नहीं मिल पाता। लेकिन ये नमक मिर्च मसाला लगाकर जो खबरें सामने आ जाती हैं, दुर्भाग्य से ये मीडिया की भी सुर्खियां, मैं एक्नॉलेज करता हूं इस बात को क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कई बार ये चीज़ें बहुत अटपटे प्रदर्शनों का भी कारण बन जाती हैं और कई बार बड़ी अजीब सी चीज़ें भी होने लगती हैं। और ये बात सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूं कि कागज बांधकर अजगर की तरह रेंगते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचना, और इसके पीछे कहीं मीडिया का ध्यान खींचने की एक कोशिश अधिक होती है, क्योंकि उसके जरिए आप सीधे कलेक्टर तक या पूरे देश में आप अपनी बात को लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज बिल्कुल सही बात है, आज एक गौरव का क्षण है, एक महान क्षण है, एक महान पल है, एक महत्वपूर्ण बात है। धनंजय जी, इंदिरा जी की बात हुई तो इंदिरा जी का जो स्ट्राइक था उस समय हमने बांग्लादेश को कार्व आउट किया, बांग्लादेश बना, मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया भारत ने, और पूरा विपक्ष जो उस समय का था, बीजेपी 1980 में बनी, जनसंघ था, पूरा जनसंघ बिल्कुल एक स्वर में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनकी मुखिया इंदिरा जी के साथ खड़ा था। और यही भारत की परंपरा है। आगे और टुकड़े भी दिखते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। जी, प्रधानमंत्री दल का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात बार बार सामने आई है। और मुझे याद है शिवराज जी का भी वो बयान, जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को अंडर अचीवर अमेरिकन पत्रिका ने कहा था, तो शिवराज जी ने ये बात कही थी कि मैं किसी विदेशी पत्रिका के सर्टिफिकेशन को प्रधानमंत्री के लिए मान्य नहीं करूंगा, मेरे प्रधानमंत्री, हाँ, दल के नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बहुत लीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, और भारत की भूमि ऐसे अच्छे गौरवशाली राजनेताओं से तो क्या एकाध कोई ऐसा सर वक्तव्य कांग्रेस से मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आ जाए सर, तो अच्छी बात है। बाकी फिर जैसी हरी इच्छा। नहीं, बिल्कुल आएगा साहब। मुझे लगता है कि ये चीज आखिर आज भारतीय सेना की जिस गौरव गाथा की बात कर रही है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं उसका भाव जो एप्रिसिएशन का है, वो भारतीय सेना आखिर वर्तमान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही आगे बढ़ रही है। तो इसमें ये कैसे मान लिया जाए कि ये मौजूदा सरकार की रीति नीति पर किसी तरह से कोई मुखालिफ टिप्पणी है। जी धनंजय जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, राजनीतिक टिप्पणियों का आज समय नहीं है, कि पाकिस्तान के और भी टुकड़े हो सकते हैं, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान। जी देखिए, हमारी तो मंशा हमेशा रही है, जब भी हमें अवसर देश ने दिया है सत्ता में बैठकर इस देश की सुरक्षा करने, देश की सेवा करने, देश की मान बढ़ाने का, हमारी सरकारों की मंशा हमेशा रही है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और आज भी हम विपक्ष में, तब भी आप देखेंगे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नहीं तो प्रतिपक्ष सदन में राहुल गांधी, स्पष्ट का सरकार के हर फैसले के साथ हम खड़े हुए हैं। स्वाभाविक बात है, सरकार जो भी निर्णय करेगी हम उसके साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है, सेना के साथ खड़ा हुआ है, और देश की एकजुटता इस बात का संदेश विश्व को दे रही है कि हम विभिन्न धर्म के हो सकते हैं, विभिन्न जात के हो सकते हैं, विभिन्न विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन अगर भारत पर किसी प्रकार की आंच आएगी तो हमारी एक ही विचारधारा है, हमारा राष्ट्र पहले, और इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप और व्यास जी बैठे हैं, हमारी वहाँ बहन बैठी एंकर ग्रुप में, मैं स्वयं जरूरत पड़ेगी तो अपने शीश भी कटाने हम तैयार हैं। इस देश पे किसी की आंख लगाने नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो फैसला होगा उसके साथ बिल्कुल खड़ा हो, पूरा देश खड़ा हुआ है। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल यही भावना होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर राष्ट्र प्रथम का नारा लेकर सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 1971 में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मध्य प्रदेश की कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ रिएक्शंस दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि देश और दुनिया के अंदर आतंकवाद समाप्त करके रहेंगे। आज उस पर अंतिम कील ठोकने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि हमारी बहनों का सिंदूर अगर इनने मिटाया था तो उनको नेस्तनाबूद आज पाकिस्तान में घुस करके पूरी तरह से कर दिया है। यही संकल्प है, पूरा देश आज उत्साहित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ताकत के साथ खड़ा है। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम जुट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाए। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया 56 इंच का सीना है,
मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व। और आज पूरे हिंदुस्तान की जनता के मन में संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, जिन माताओं का सिंदूर मिटाने का काम पाकिस्तान ने आतंकवादियों से करवाया और पाकिस्तान उसके पीछे है, आज उसका जवाब भारत ने दे दिया है। और मोदी जी से सेना से आग्रह है, कहीं आतंकवादी छुपे हो जो भारत की धरती को नुकसान करते हो, निस्तानाबूद कर दो, पूरा देश एक साथ। आगे सालों तक, सैकड़ों सालों तक भारत की धरती माँ पर, भारत माता पर कोई प्रहार करने की हिम्मत न कर सके, ऐसे उदाहरण पेश करो। भारतीय सेना की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और निश्चित तौर पर भारतीय सेना भारत के स्वाभिमान की रक्षा करेगी। हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी देश की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की मुहिम सफल होगी। तो ये उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं थी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई है। सभी लोगों का एक ही कहना है कि पूरा देश इस जंग के खिलाफ, इस दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ा है, चाहे कुछ भी हो। जितने भी छिपे हुए आतंकवादी हैं उन्हें बाहर निकालें, उन्हें नस्तनाबूद करते हैं। अब चलिए एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक नजर हम उस पर भी डाल लेते हैं। यूएन जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में क्या पाकिस्तान गुहार लगाएगा? क्या अमेरिका और चीन के रुख का अंदाजा लगाया जाएगा? देखिए, कई बड़े सवाल है। भारत के खिलाफ जवाब सैन्य कार्रवाई करेगा, जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है पाकिस्तान की ओर से? साथ ही ये सवाल भी है कि भारत के साथ समझौता कर आतंक के खिलाफ क्या पाकिस्तान कार्रवाई कर पाएगा, या फिर भारत में आतंकी गतिविधियों को और बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है? ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिस पर अब विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आखिरी नहीं, ये पहला कदम है। इट इज दी स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ टेररिज्म, ये हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। और ये वो तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान आगे ये कदम उठा सकता है, और ये ऑप्शन आज पाकिस्तान के सामने है। बिल्कुल। और एक और खबर मिल रही है कि मौलाना कश्फ जो हैं पाकिस्तान में, उनका भी पूरा परिवार इस हमले में फौत रहा है और पूरा परिवार इस हमले में मारा गया है। मौलाना कश्फ और इनका भी नाम जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उसके लिए लिया जाता रहा है। तो लगातार हमले के इम्पैक्ट से जुड़े जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं कि ये भी, और मसूद अजहर का डॉक्टर हितेश वाजपेयी एक बहुत एग्जाम्पल हमने देखा कि वो किरदार जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, वो इस कदर मायूसी में डूबा कि कह बैठा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। उसका तो पूरा परिवार एलिमिनेट हो गया, और वो एलिमिनेट नहीं हो गया, सब पूरा परिवार शामिल था जी। मतलब भाई ये लोग, इन लोगों ने भी अपने पूरे के पूरे परिवार को, जैसे ओसामा बिन लादेन, तो उसके सारे भाई बंधु, आचा चाचा, बेटे बच्चे जितने भी थे, जितनी बीवियों से, सब उसमें शामिल थे। हम इसको जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब एलिमिनेशन होता है तो दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट होने की वजह से फैमिली एलिमिनेशन होता है, और वो हुआ भी। और मेरा मानना तो दूसरा है शरद जी, देखिए नामों में क्या धरा है, हम सब इन नामों की चर्चा करते आ रहे हैं। अब तो वो सूची को ख़त्म करने की बात है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सूची बनाई थी कि मुझे 10 साल में क्या क्या करना है, तो उन्होंने सब 35 है, 370 और सबसे लगा के अब वो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा हुआ है, तो वहाँ तक आ गए। और एक ये दुर्भाग्य से मिलिटेंट्स के, उनके एजेंडा में ये लोग भी घुस गए। तो अब मेरा मानना यह है कि अब मैं, जो आपने पूछा था आगे के चीज़ों को होकर क्या देखते हैं, तो मैं अभी भी ये देखता हूँ कि जो पीओके है वो एक बड़ा नाइडस है, मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा चैनल है जहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं। तो मैं पीए को एक बड़ी उम्मीद की दृष्टि से देखता हूँ कि अमित शाह जी की पैनी नज़र उस पर भी होगी और जल्दी ही वहाँ पर बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो मैं उसी को देखता हूँ। बाकी मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री को मैं नहीं मानता कि भारत की सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाएगी, ना हमारी कोई इच्छा भी है कि हम सैन्य रूप से पाकिस्तान से लड़ें। बड़ी खबर मिल रही है कि
भारत की टेरर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में, पंजाब सूबे में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराया पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ टेरर स्ट्राइक नहीं है, वाटर स्ट्राइक इज ऑल्सो देयर। और यही वजह है कि पाकिस्तान के विरुद्ध इस बार हम बहुशाखीय एक मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां उसकी आर्थिक गतिविधियों को भी गहरी चोट पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि पाकिस्तान, जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं, कि एक ऐसा रोग स्टेट है कि जो खुद ही अपने अंतर विरोधों में उलझा हुआ है और टूटने की दहलीज पर खड़ा है। जहां बलूचिस्तान के चीफ लीडर ये बात कहें, मंगोल अख्तर, कि 90,000 पतलूनें अभी भी हिंदुस्तान में टंगी हैं पाकिस्तान के सैनिकों की, वो ये ना भूलें, हमें ये ना बताएं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तो इस समय पाकिस्तान सहमा हुआ है, डरा हुआ है और पंजाब प्रांत में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। जी शिवालिका। हितेश जी, आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या यूएन से उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी नजर डाली उन तमाम बातों पर जो आगे पाकिस्तान कदम उठा सकता है, क्या यूएन से उम्मीद रख सकता है पाकिस्तान? देखिए, जितना हम प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं तो इसका रिवर्स ज़्यादा है। यूएन भारत से क्या उम्मीद रखता है? मुझे नहीं लगता है कि भारत अपनी सार्वभौमिकता को स्थापित करने के लिए या बचाए रखने के लिए किसी और पर आधारित हम कोई निर्णय लेंगे। हम किसी की तरफ नहीं देख रहे। हम एक मजबूत देश हैं, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत है, हम सक्षम हैं, समर्थ हैं और एक विकासशील और विकसित इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक रूप से भी हम एक मजबूत देश हैं, डेमोक्रेटिक रूप से हम एक मजबूत देश है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत तो यूनाइटेड नेशंस की ज़रूर मदद कर सकता है, क्योंकि यूएन खुद अपनी बहुत सारी दुविधाओं से गुजर रहा है, बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। यूनाइटेड नेशंस अब कोई बहुत मजबूत बॉडी मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर रह गया है। बहुत सारे उसमें विवाद भी हैं, बहुत सारे उसमें गुटबाजी भी है, वो एक राजनीति का अड्डा हो गया है। और राजनीति भी क्या है, कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड के साथ कुछ देशों की है, उसके अपने कई कारण हैं। और जिसमें अमेरिका का भी अपना एक रवैया है जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं, और उसकी वजह से इंटरेस्ट बेस्ड पार्टीसन ज़्यादा है, उसमें इशू बेस्ड कम है, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से भारत और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी कोई यूनाइटेड नेशंस से किसी अपेक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सक्षम है यूनाइटेड नेशंस में अपने विषयों से डील करने में और यूनाइटेड नेशंस से भी डील करने में, और इतना व्यापक समर्थन उन्होंने उसके बाहर भी अपना जुटाया है जो सीधे संपर्कों के आधार पर है। सीधे हमने कोविड में जैसे लोगों की मदद करी, यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं कहा था कि आप मदद करो, लेकिन भारत ने, आप सोचिए, 200 देशों की मदद करी। तो मुझे लगता है ऐसे कई उदाहरण पिछले 10-12 वर्षों में भारत ने महत्वपूर्ण मजबूत कदम के रूप में स्थापित किए हैं, और हम इंटरनेशनल सिनेरियो में एक मजबूत और निर्णायक देश के रूप में अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है कि ये भारत की डिप्लोमेटिक टाइज की अच्छी सफलता है कि अभी तक मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं ढूंढ रहा हूँ कि इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भारत के विरुद्ध मुझे नज़र नहीं आई है। चाहे क्योंकि मिडिल ईस्ट तो वैसे भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है, और वो कंट्रीज जो चाहे आप तुर्की की बात करें या फिर लीबिया की बात करें, वहां से भी मैंने अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखा है। जहां से आ रहे हैं, समर्थन के आ रहे हैं जी, अधिकांश जो आ रहे हैं कायरो से है, यहाँ से काफ़ी जगह से आए भी हैं। और शरद जी देखिए, ये हमने कैसे प्राप्त किया, जो आपका मूल सवाल था, ये हमने कोई यूनाइटेड नेशंस के फोरम से नहीं प्राप्त किया, ये हमारे अपने रिलेशन है उनसे जो हमने डेवॉल्व किए हैं। इन देशों में घूम घूम के, इनके साथ हमने व्यापार करके, इनकी मदद करके, इनको साथ लेकर, इनका विश्वास जीत कर। तो भारत एक लीडिंग भूमिका में, जिसको आप विश्वगुरु भी कहते हैं, तो हम उस भूमिका में अपने आप को देखते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस में अपनी छवि को नहीं ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक है। और भारत जिस तरह से तैयारी के साथ आया है, तो उसका अब दूसरी जो रणनीति है वो इंटरनेशनल फोरम और अमेरिका, चीन और रूस जैसी ताकतों के सामने सप्रमाण ये बात कहने की है कि इन परिस्थितियों में तो यही सबसे बेस्ट कदम है। और इस बात को यूएनओ के सामने भी हम ताकत के साथ रखेंगे कि हम कोई वॉर को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ने वाले देश नहीं हैं। हम कोई, जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी कह रहे थे कि वॉर मॉगरिंग हम कंट्री नहीं है,
हम युद्ध को प्रमोट करने वाले देश नहीं हैं, हम रूस और यूक्रेन की तरह उलझने वाले मुल्क इस मामले में नहीं हैं। तो भारत नहीं चाहता युद्ध, लेकिन हाँ, अगर उसकी सार्वभौमिकता और उसकी अस्मिता के साथ कोई चैलेंज बनने की कोशिश करेगा तो जवाब दिया जाएगा। धनंजय जी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने में पक्ष विपक्ष दोनों को सीना तान कर मजबूती से खड़े होकर अपनी बात रखनी है और भारत इसकी तैयारी कर चुका है। जी देखिए शरद द्विवेदी जी, अगर आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद जब देश पूर्णतः आज़ाद हो गई, उसके बाद चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, चाहे आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो या नरसिम्हा राव जी हो, जिसने जो भी प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व किए हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जी, देश के हितों के साथ कभी कोई समझौता इन्होंने नहीं किया। चाहे यूनाइटेड नेशन का कितना दबाव हो, चाहे हमारे मित्र देश किसी प्रकार से हमको सहायता करने के लिए तैयार हुए हो या सहायता नहीं करने के तैयार हो या सलाह कुछ ऐसे दी हो जिससे इस देश का अहित हो, हमारे देश के नेतृत्व ने कभी चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। हम देश के साथ खड़े होते हैं, देश के हित के साथ खड़े होते हैं, और उसके लिए अगर आवश्यकता पड़ती है कि कोई हमारा मित्र देश है लेकिन हमारे देश के अहित की ओर उसकी विचारधारा है, हम उससे निश्चित तौर पर दूर हो जाते हैं। और सहयोग हम सबसे मांगते हैं, मदद भी हमको मांगते हैं और मदद करते भी हैं। ये राष्ट्र ऐसा है कि सभी राष्ट्रों को मदद भी करता है। तो स्वाभाविक बात है, जब पूर्व के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया तो हम भी इस बार भी हमें पूरी दमदारी के साथ इस सरकार के साथ खड़े हुए। किसी प्रकार से कोई समझौता देश हित में नहीं होगा। अगर अमेरिका भारत को लाल आंख दिखाएगा तो अमेरिका को भी लाल आंख से जवाब देना चाहिए। चीन अगर आंख दिखाता है, चीन को भी जवाब देना चाहिए। पाक को तो मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे ही रहे हैं, और हमारे मित्र देश अगर हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते तो भी हमें उनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देश के साथ, देश एकता के साथ खड़ा हुआ है, हम हर रूप में सक्षम है। चाहे सैन्य सामग्री की बात कर लूँ, चाहे हमारे पास मेन पावर की बात कर लूँ या संसाधनों की बात कर लूँ, तो हमें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले कहा ना, भारत युद्ध नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि भारत को युद्ध लड़ने नहीं आता। हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम किसी की सुरक्षा में सेन नहीं मारना चाहते हैं, हम किसी के देश को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, पर यह भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ कोई आकर हमारे शांति को, हमारे देश की जनता के लिए खतरा उत्पन्न हो। हम युद्ध नहीं चाहते, इसका मतलब नहीं कि हमको लड़ने नहीं आता है, हमें लड़ाई में निपुणता है, हमारे पास संसाधन है, हम राष्ट्रों से मदद मांगते हैं, पर अपने देश के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई राष्ट्र हमें आंख दिखाएगा, चाहे हमारे मित्र देश क्यों हो, उसको आंख दिखाएंगे, उसके साथ सरकार के साथ पूरा देश और पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। बिल्कुल धनंजय जी, और इस समय एक बड़ी अलग तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं। ये उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर है और तिरंगा ससम्मान पूर्वक थाल में रखकर सिंदूर के साथ वहाँ पहुँचाया गया है। और सिंदूर एक प्रतीक है जो भारत की अस्मिता का प्रतीक बना, क्योंकि इसको नाम ही दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और उसके साथ ट्राई कलर, वो तिरंगा जो हम सब के गौरव का प्रतीक है, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने समन्वित रूप से ये निर्णय लिया है। आखिर वो भी पुजारी हैं, पुरोहित हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय भी हैं। काल उसका क्या बिगाड़ेगा जिसकी रक्षा करता है महाकाल। निश्चित तौर पर। और ये देखिए कि प्रभु का अभिषेक करते हुए, महाकाल भगवान महाकाल का अभिषेक करते हुए ये जो पुरोहित गण हैं ये तिरंगा रखे हुए हैं और सिंदूर रखे हुए हैं कि हे प्रभु महाकाल, आज उन महिलाओं के जिनके माथे का सिंदूर उस घटना में नोचने की तरफ बढ़ा, आतंकी विषधर, उसको भी हमने जवाब दिया है। और उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांत्वना बंधाने का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि हमने कम से कम उन आतंकियों के चेहरे से खुशी छीन ली, उनके जीवन में उस दर्द को पूरी ताकत से स्थापित किया जिस दर्द को देने के लिए वो पहलगाम पहुँचे थे। और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत ही कायरता से उन 26 लोगों को अपनी गोलियों का बहुत नज़दीक से निशाना बनाया और कहीं ना कहीं एक कम्युनल डिवीज़न को प्रमोट करके भारत को भी एक सांप्रदायिक उलझन में डालने की कोशिश की। लेकिन न भारत उस ट्रैप में फंसा, हम सब दुखी हुए और इंतज़ार करते रहे कि भारत कब इसका जवाब देगा। तो ये तिरंगा और ये सिंदूर उसी की बानगी करता हुआ और मंदिर में भगवान महाकाल का अभिषेक करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं ये पुरोहित कि प्रभु
आपने हम सब की इच्छा, हम सब के मन की बात आपने पूरी की। शिवालिका, देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर से ये दिखा दिया है भारत ने कि भारत एक अच्छा हेल्पिंग हैंड भी साबित हो सकता है, मदद का हाथ तो बढ़ा ही सकता है, लेकिन अगर उसके साथ गद्दारी होगी, उनके लोगों की जान पर बनाएगी, तो उसी हाथ से उतना ही करारा थप्पड़ भी भारत मारेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर ये स्पष्ट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हिंद की सेना और उसकी गौरव गाथा का ये क्रम जारी रहेगा। कहीं जाइएगा मत, अभी गए और अभी लौट। एक रहस्य से भरा कुंड जो कभी नहीं सूखता। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक